नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं ईसीएल पेपर एनालिसिस के बारे में, जो कि ईसीएल ट्रेडमेंस बी का जो एग्जाम हुआ था 25 सितंबर को, उसके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने जो भी मेमोरी पर याद थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवरेज किया है। बहुत सारे टोटल जो 60+ क्वेश्चन मैंने कवरेज किया है। तो इस वीडियो को कंप्लीट इन तक जरूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल होने वाले इस वीडियो में। आपको जो भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे मेमोरी में जितने क्वेश्चन याद थे मैंने एक पेज पर इंक्लूड किया, देन इसके बाद उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे मेमोरी में बहुत सारे जो भी क्वेश्चन जो रहते हैं, मेरे बहुत सारी चीज़ें याद रह जाती है। तो मैंने जो है 60+ क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड किए हैं, जो जिसका भी पेपर्स हुआ है, ठीक है, आप इन्हें देख सकते हो। और मेरा जो पेपर का बुकलेट जो आपका सी था, ठीक है, बहुत सारे लोगों का ए बी करके था, तो मेरा जो बुकलेट था वो सी था। तो पहले जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, पहले जो क्वेश्चन था, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, मतलब कि उसकी बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है। वो आपका जो होता है, जैसे कि आपको पता होगा, बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 होता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें टोटल कितना बेस हो गया, 2 बेस हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितना बेस होता है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो होगा 16 बेस होता है। जैसे 0 से लेकर 9 तक हो गया 10, उसके बाद जो है 10 के बाद 11, 9, 0 से लेकर 9 तक हो गया 10, ठीक है। इसमें जो है बाइनरी सिस्टम में 11 12 नहीं होता है। तो जैसे 0 से 9 तक कंप्लीट होगा, 10 होगा, उसके बाद जो है आपको ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से टोटल आपको जो जोड़ेंगे वो आपका 16 हो जाएगा। यानी कि हेक्साडेसिमल का जो है अगर बेस पूछा जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, 5 डेसिमल नंबर टू बाइनरी, यानी कि 5 जो डेसिमल नंबर दिया था उसको जो है बाइनरी में कन्वर्ट करना था। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी का कोड क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो आप उसका बेस रख के इस तरह से आप बना सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 101 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। जिन्होंने ये आंसर टिक मारे हैं वो उसका सही होगा, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि और गेट की जो है ट्रूथ टेबल पूछा गया था। तो और गेट का ट्रूथ टेबल आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इनका फॉर्मूला, आपको सिंबल याद होना चाहिए, उसके बाद आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप उसका ट्रूथ टेबल निकाल सकते हैं। यानी कि इसमें जो और गेट की जो ट्रूथ टेबल की बात करें, तो अगर इनपुट में 1 दिया जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन एकदम सेम उसी तरह पूछा गया था। इनपुट 1 में आपको 1 दिया जाता है और इनपुट बी में 1 दिया जाता है, तो आउटपुट में इसका क्या होगा। तो इनपुट ए देंगे और बी आउटपुट बी में भी इनपुट 1 देंगे, तो इसका आउटपुट जो है 1 ही हमको प्राप्त होगा, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, एंड गेट का भी ट्रूथ टेबल पूछा गया था। तो एंड गेट का जो अगर इनपुट में 1 देते हैं ए में और इनपुट बी इनपुट में भी 1 देते हैं, तो इसका आउटपुट कितना होगा, उनका भी आउटपुट 1 होगा। तो दोनों का राइट आंसर ए होगा, ठीक है, 1 होगा। नेक्स्ट जो इसका ट्रूथ टेबल पूछा था, एक्सक्लूसिव और गेट का पूछा गया। तो एक्सक्लूसिव और गेट का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर 2 तरह के होता है, दोनों में से कोई भी आप अगर लगा के देखेंगे दोनों सही है। तो इसका भी ट्रूथ टेबल पूछा गया, लेकिन नॉन एक्सक्लूसिव और गेट भी जो है उल्टा होता है। आप अगर इनपुट ए में 1 देते हैं और इनपुट बी में भी 1 देते हैं, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से आपका अगर आंसर 0 आपने टिक किया तो वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कितने डिजिट होते हैं, मतलब कितने अंक होते हैं। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जो है 0 से 9 तक के अंक होते हैं। तो जिन्होंने 0 से 9 अंक टिक मारे उसका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, IC 741 कौन सा IC है। तो ये एक तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC है। उसके बाद पूछा गया था कि OPMP यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर डैश दिया था, तो इसको आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर में टिक लगाना था। उसके बाद एक तो 555 देके डैश दिया था, तो इसमें आपको जो है IC होगा, और किस तरह से IC होगा, ये टाइमर IC है, ठीक है। 555 एक टाइमर IC होता है। उसके बाद पूछा गया था कि जो है फ्लक्स किसका यूज़ होता है, मतलब फ्लक्स का यूज़ किस लिए, मतलब कहाँ पे होता है। तो सोल्डिंग में होता है, तो इसका जो है
सोल्डिंग राइट आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया तो सोल्डर यूज़ कहाँ होता है, तो इसका भी आपको सोल्डिंग में होता है, तो सोल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि ग्लास फ्यूज का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो उसका पावर सप्लाई में यूज होता है। जैसे आप स्टेबलाइजर वगैरह में आप देखे होंगे, उसके जो पावर सप्लाई के केबल्स के ऊपर में लगा होता है 5 एम्पियर 3 एम्पियर का जो फ्यूज होता है, ठीक है। तो ग्लास फ्यूज कहाँ होता है, 5 एम्पियर का होता है, सॉरी पावर सप्लाई में होता है। इसमें जो वायर यूज़ होता है उसमें शीशा और टीन का मिश्र धातु का वायर यूज उसमें होता है। उसके बाद पूछा गया तो फुल फॉर्म पूछा, उसके बाद पूछा था फ्यूज़ का यूज़ के मतलब कि फ्यूज़ क्या है, एक तरह से प्रोडक्शन डिवाइस है, सॉरी प्रोटेक्शन डिवाइस है, यानी कि सुरक्षा सेफ्टी डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रोटेक्शन डिवाइस, ठीक है। उसके बाद एनसी का फुल फॉर्म पूछा था, एनसी का फुल फॉर्म क्या होगा, नॉर्मली क्लोज होगा। जैसे आप यहाँ पर रिले वगैरह में आप देखे होंगे एनसी होता है और एनओ होता है, 2 कॉन्टैक्ट होता है, तो एनसी का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्मली क्लोज, और एनओ का फुल फॉर्म होगा आपका नॉर्मली ओपन, ठीक है। तो बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था, कोई भी हार्ड नहीं था ज़्यादा। एससीआर का फुल फॉर्म पूछा था, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और एससीआर में कौन कौन सा टर्मिनल होता है ये भी पूछा था, एनोड कैथोड और गेट टर्मिनल होता है। जैसे आपको पता होगा एससीआर का जो ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, उसके बाद एक तरह से इस तरह निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो होगा ये गेट का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछा था कि एमीटर का एक मतलब कि एमीटर लिख दिया था, उसके बाद पूछा गया था कौन से कंपोनेंट में एमीटर टर्मिनल होता है, तो ट्रांजिस्टर में होता है। ट्रांजिस्टर का 3 टर्मिनल होता है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो यहाँ पर एमीटर दिया था, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कौन सा कंपोनेंट होगा, वो आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था ये आपका सब स्टेशन में जो है मतलब कौन सा क्या कन्वर्ट करता है, तो ये आपको जो है 11 kV टू 415 वोल्ट या 415 वोल्ट टू 250 वोल्ट, यानी कि सब स्टेशन पावर सप्लाई जो होता है, पावर स्टेशन जो होता है वहाँ से 11 kV से 415 वोल्ट या 415 से 200 वोल्ट क्या कन्वर्ट करता है। तो आप अगर इलेक्ट्रिशियन वाले अगर देख रहे होंगे तो प्लीज़ इसका आंसर जरूर बताएं। मैंने तो 11 kV 415 में मार्क रखा, पता नहीं गलत हो गया कि सही। तो इलेक्ट्रिशियन वाले कोई वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क करते समय किसका यूज़ करना चाहिए, तो इंसुलेशन मेट का यूज़ करना चाहिए। रबर मेट ऑप्शन में नहीं था, नहीं तो रबर मेट भी ऑप्शन में सही होगा, लेकिन वुड दिया था तो वुड उसका यूज नहीं होगा, आपका इंसुलेशन मेट का ही यूज उसमें करना चाहिए। उसके बाद पूछा था कि ओम्स लॉ, उसके बाद ब्रैकेट में ओम्स लॉ देके ब्रैकेट में सॉरी डैश देके इस तरह से ऑप्शन में था। तो ओम्स लॉ में किसका का मान मतलब वैल्यू मिल जाता है, रेजिस्टेंस का मिलता है, वोल्टेज का मिलता है और करंट का। तो इसका राइट आंसर RVI आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा था कुछ यूनिट पूछा, तो बहुत ही बेसिक यूनिट, बहुत ही आसान पूछा गया था। वोल्टेज का यूनिट पूछा तो वोल्ट होगा, करंट का यूनिट एम्पियर हो जाता है, और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, जो इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो। और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया था KWH यानी कि किलो वाट हावर, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पावर का ही एक यूनिट होता है, ठीक है। और DC का इस तरह से पूछा था कि DC किस डायरेक्शन में वर्क करता है, 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, इस तरह से। तो DC ओनली 1 डायरेक्शन में काम करता है, क्योंकि आपको पता होगा साइन वेव का फुल फॉर्म ऐसा, इसका मतलब कि जो है वेव फॉर्म ऐसा होता है। लेकिन DC का अगर वेव फॉर्म बनाएंगे तो पूरा मतलब प्योर रेगुलेटर होने के बाद जो है इस तरह से जो है मतलब इसका वेव फॉर्म बनेगा, यानी कि ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ AC की बात करें तो दोनों डायरेक्शन में है, ठीक है, यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन DC का एक ही डायरेक्शन होगा, एकदम स्ट्राइट। उसके बाद पूछा गया था कि P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई। तो यहाँ पर पावर का मान दिया गया था और करंट का दिया था और वोल्टेज का मान दिया गया था, लेकिन इसमें कॉस फाई का मान पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, या कॉस फाई का डायरेक्ट मान बैठा के भी बना सकते थे। तो यहाँ कॉस फाई बराबर क्या होगा, पावर फॉन V इंटू आई, यानी कि यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करके अपना जो है उसका जो वैल्यू निकाल सकते हो, उनकी जो भी वैल्यू वहाँ पर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था 3 फेज सिस्टम में मतलब कितने कौन डिग्री मतलब होता है, ठीक है। तो 3 फेज वोल्टेज का जो है 120 डिग्री का कौन द्वारा प्रस्तापित होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जिट पता नहीं, ठीक है। फिर भी आपके अंदर कोई किसी को याद होगा तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। उसके बाद पूछा गया था कि बैटरी की कैपेसिटी क्या होती है। तो बैटरी की कैपेसिटी बराबर क्या होता है, एम्पेयर इंटू हावर।
ए फॉर एम्पियर हो गया, एच फॉर हावर हो गया। तो बैटरी की कैपेसिटी एम्पियर इंटू हावर होता है। जिन्होंने ए इंटू एच लगाया वो आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा था ईएमसी का फुल फॉर्म पूछा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पेबिलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था एसी में होता है, तो एसी में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया गया। तो एसी में नॉर्मल क्या होता है? फेज होता है, न्यूट्रल होता है और अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फेज, न्यूट्रल और अर्थ। उसके बाद पूछा गया था कि एसी प्लग में जो पिन लंबा होता है वो किस लिए होता है? वो अर्थिंग के लिए होता है, नॉर्मली आपको सभी को पता ही होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था कि एसी प्लग में कौन सा पिन मोटा होता है? तो वो भी अर्थिंग का ही होता है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए गए थे, मतलब कि इस तरह लिख दिया था बीबी रॉय, GBG, तो बोला था कि इनमें से क्या रिलेट करता है? तो बहुत सारी चीज़ें, इंडक्शन वगैरह, इंडक्टर वगैरह दिया था, डायोड वगैरह दिया था और भी सारी चीज़ें दिया गया। तो यहाँ पर आपको जो है रेजिस्टेंस मेजरमेंट का एक विधि है ज्ञात करने की। जैसे इसका फुल मतलब जो है शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? बी से ब्लैक हो गया, बी से आपका ब्राउन हो गया, आर से रेड हो गया, और से ऑरेंज हो गया, वाई से येलो हो गया। इस तरह से कलर जो रेजिस्टेंस की जो कलर कोडिंग होता है उसके द्वारा हम जो है शॉर्टली नाम याद रखने के लिए इसका एक जो है ट्रिक याद रखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस मेजरमेंट के विधि में इसका काम करते यूज होता है। उसके बाद और एक पूछा जाता है VIG और करके कुछ था, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिया था, रेजिस्टेंस दिया था, कैपेसिटर दिया था, वोल्टेज दिया था। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है जो तो इसका प्रिज्मेटिक इंद्रधनुष के जो कलर्स होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इनमें से कोई नहीं था, तो इनमें से आपको जिन्होंने नॉन ऑफ दोस्त में आंसर किए उसका सही हो जाएगा। किरचॉफ लॉ का जो एग्जांपल दे दिया था, करंट ओनली वोल्टेज, करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस, इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस लगाया, आई थिंक मुझे सही लग रहा है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि करंट और किरचॉफ का कितने दो ही नियम है, एक है करंट लॉ और दूसरा है वोल्टेज लॉ। तो करंट और वोल्टेज अगर साथ में रहता तो वो आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर करंट भी दिया था, वोल्टेज भी दिया था और रेजिस्टेंस भी दिया था। तो मैंने वहाँ पर टिक मार दिया था रेजिस्टेंस में भी, करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस, लेकिन मेरे अनुसार से वो सही नहीं होगा, क्योंकि किरचॉफ ने दो ही लॉ लॉन्च मतलब दिए थे, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। तो वहाँ पर रेजिस्टेंस तो कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जो पूछा था पीएन डायोड में सेमीकंडक्टर मेटल के कितने परत होते हैं? तो पीएन डायोड में जो सेमीकंडक्टर मेटल के दो ही परत होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, दोनों को सैंडविच प्रोसेस के द्वारा जो सेमीकंडक्टर जो डायोड बनाया जाता है पीएन जंक्शन। तो इसमें दो ही लेयर्स होते हैं मतलब। ठीक है, उसके बाद पूछा था कि फॉरवर्ड वाइसिंग क्या है? मतलब फॉरवर्ड वाइसिंग वहाँ पर कुछ दे दिया था। ठीक है, फॉरवर्ड वाइसिंग आपको उसका जो है एक तरह से डेफिनेशन ही पूछ लिया था। तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि एक यहाँ पर दे सकते हैं, एक पीएन डायोड मैंने कनेक्शन कर दिया है, और ए फॉर एनोड यानी कि प्लस होता है और के फॉर कैथोड यानी कि माइनस होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड वाइस में क्या होता है कि बैटरी डायोड के पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और डायोड को एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? फॉरवर्ड वाइस कहते हैं। रिवर्स वाइस में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है। उसके बाद पूछा गया था कि सिलिकॉन डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? तो आपका 0.7 वोल्ट होता है, लेकिन वहाँ पर 0.6 वोल्ट दिया था। जिन्होंने 6.6 वोल्ट दिया है, आई थिंक सही होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जहाँ तक किताबों में मैंने अधिकतर देखा है कि वो 0.7 वोल्ट ही उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जिन्होंने नॉन ऑफ दिस दोज में लगाया उसका शायद सही होगा। ठीक है, और जिन्होंने 0.6 लगाया है तो पता नहीं इसका सही आंसर होगा कि नहीं, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? 0.7 वोल्ट। उसके बाद एक और क्वेश्चन उसी तरह से पूछा था कि सिलिकॉन डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है? तो ब्रेकडाउन वोल्टेज या नी वोल्टेज और इसका जो है एक ही है, दोनों का 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए होगा आपका 0.3 वोल्ट। उसके बाद पूछा था PIV का फुल फॉर्म। ठीक है, PIV का फुल फॉर्म क्या होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। ये क्या होता है कि डायोड की अधिकतम रिवर्स वोल्टेज जो होता है वो आपका PIV कहलाता है। किसी भी सेमीकंडक्टर डायोड का जो रिवर्स मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है उसी को PIV कहा जाता है। ठीक है, तो PIV का फुल फॉर्म हो गया पीक इनवर्स वोल्टेज। उसके बाद पूछा था कि जीनर डायोड का यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ कहाँ करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर में। उसके बाद 7805 ऐसी क्या, एक तरह से वोल्टेज रेगुलेटर ऐसी है। हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज होता है? एक डायोड यूज होता है। उसके बाद पूछा था कि ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होता है? 4 डायोड होता है, लेकिन उसमें ऑप्शन था 2, 3, 6, इनमें से कोई नहीं, लेकिन 4 डायोड का ऑप्शन था ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, वो वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा ब्रिज डायोड में ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होता है, लेकिन उसमें 4 ऑप्शन था ही नहीं, 2, 3, 6 दिया था, तो 9 इनमें से कोई नहीं।
उसके बाद पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल वेव रेक्टिफायर में कितने, तो सभी को पता है दो डायोड यूज होता है। पावर सप्लाई सर्किट में इस तरह से क्वेश्चन पूछा था कि पावर सप्लाई सर्किट में होता है, तो पावर सप्लाई सर्किट में होता है एक ब्रिज डायोड और आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। ब्रिज डायोड और ट्रांसफार्मर मिलकर जो है पावर सप्लाई बनाया जा सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से एसी इनपुट आता है, ब्रिज क्या करता है एसी को डीसी करता है, देन उसके बाद आपका पावर सप्लाई तैयार हो जाता है। और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें लगाया जाता है, रेगुलेटर एसी वगैरह लगा के फिल्ट्रेशन करके लगाया जाता है। तो फिल्टर सर्किट किस लिए, क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि फिल्टर सर्किट का यूज किस लिए होता है, तो फिल्टर सर्किट का यूज किस लिए होता है, पल्सेटिंग डीसी टू प्योर डीसी के लिए। जैसे हम अगर रेक्टिफायर क्या करता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट कर देता है, लेकिन उसमें बहुत सारी पल्सेटिंग होती है, तो फिल्टर सर्किट लगा के हम जो पल्सेटिंग मतलब क्या आता है कि डीसी में से कुछ एसी रहता है, तो वो एसी को पूरा मतलब प्योर करने के, डीसी को प्योर करने के लिए फिल्टर सर्किट का यूज़ करते हैं। फिल्टर सर्किट का यूज़ आप आईसी उसके मतलब कि फिल्टर सर्किट का यूज करने के बाद भी आपके कुछ पल्सेटिंग रह जाता है, तो उसको पूरी तरह से अगर प्योर डीसी चाहिए तो आपको रेगुलेटर ऐसे लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ एक तरह ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछा था कि मतलब कि प्राइमरी टर्न्स दे दिया था और सेकेंडरी टर्न्स दिया था, और प्राइमरी वोल्टेज का आपको मतलब कि जो वैल्यू निकालना था, तो आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर पता होगा तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा था। सीपीयू का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज 2000 हो जाएगा। उसके बाद 7814 का पिन नंबर 14 का वर्क पूछा था, इसको पता नहीं क्या होगा, आप देख लीजिएगा एक बार। ट्रांजिस्टर मतलब जो इसका पूछा था कि ट्रांजिस्टर क्या है, मतलब ट्रांजिस्टर का यूज किस लिए मतलब किया जाता है, तो उसमें वोल्टेज कंट्रोल दिया था, रेजिस्टेंस कंट्रोल दिया था और करंट कंट्रोल दिया था। ट्रांजिस्टर एक तरह से करंट कंट्रोल डिवाइस है। उसके बाद ट्रांजिस्टर का टर्मिनल पूछा था, क्या क्या होता है, एमीटर, बेस और कलेक्टर होता है। ट्रांजिस्टर का बीटा बराबर पूछा था, तो बीटा बराबर क्या होता है, कलेक्टर करंट बटा बेस करंट। उसके बाद फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो है फुल फॉर्म पूछा था, तो फेट का क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद आईजीबीटी का फुल फॉर्म पूछा था, तो आईजीबीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। उसके बाद आईजीबीटी का यूज़ के लिए पूछा था, तो इसका यूज होता है स्विचिंग के लिए और एसी सर्किट में मतलब इन्वर्टर के लिए यूज होता है। तो ये इन्वर्टर क्या मतलब कि डीसी टू एसी कन्वर्टर के लिए ये मतलब कि यूज होता है। तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा कि एसी में यूज होता है, इन्वर्टर के मतलब कि मोड में, यानी कि डीसी टू एसी के लिए, ठीक है। उसके बाद एससीआर का यूज़ कहाँ पर होता है, तो एससीआर का जो यूज होता है वो हाई पावर के लिए यूज होता है, कंट्रोल के लिए भी नहीं और करंट के लिए भी नहीं होगा, वोल्टेज के लिए भी नहीं होगा। एससीआर का यूज ओनली पावर के लिए यूज होता है, तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। एससीआर में कौन कौन सा टर्मिनल होता है, तो एनोड, कैथोड और गेट होता है। एससीआर में कितने लेयर्स होते हैं, तो एससीआर में जो है 5 जो एससीआर में कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं और इसमें 3 जंक्शन होता है। 3 जंक्शन कैसे बनेगा देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। पी हो गया, एन हो गया, एन पी हो गया, फिर एन हो गया, तो ये और पी और एन मिलके एक जंक्शन हो गया, एन और पी मिलके 2 जंक्शन हो गया, अब पी और एन मिलके 3 जंक्शन हो गया। तो एससीआर में कितना हो गया, 3 जंक्शन हो गया और 4 इसका लेयर होते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म पूछा था, एलईडी का फुल फॉर्म क्या था, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने सेगमेंट का डिस्प्ले यूज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क के लिए कितने सेगमेंट का डिस्प्ले यूज हम लोग करते हैं, तो 7 सेगमेंट का डिस्प्ले यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए। तो इस तरह से मैंने जो है टोटल जो है 64 क्वेश्चन कवर किए थे, सॉरी जितने भी मुझे याद था 64 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके अंदर कोई क्वेश्चन अभी भी याद होता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं आपको क्वेश्चन पिक जरूर करूँगा। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है बेसिक से न्यूमेरिकल्स पूछा गया था, अधिकतर ओम्स लॉ के करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो वो नंबर जो याद नहीं है, ठीक है। तो आप अगर किसी को याद होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा तो आपको कवरेज ज़रूर करूंगा। ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो ज़रूर अगला वीडियो पार्ट 2 इसका ज़रूर बनाऊंगा। तो आई होप सारी चीज़ें आपको पता चला गया, आपको जानकारी हुई होगी। आपके अंदर कोई तरह से आपके क्वेज रह जाता है, आपके अंदर कोई सारा सवाल है या आपके कोई क्वेश्चन याद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मैं हो सकता है एक अलग वीडियो फिर से आपको पार्ट 2 प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।